स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद साहिद आपके इतिहास के डर को दूर भगाने आप सबके सामने आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता है, हम एक सफर पे निकले थे और वो सफर हमारा प्लेन से नहीं चलता है, वो सफर हमने YouTube पे शुरू किया था, ठीक है। और वो सफर हमारा खत्म होगा फरवरी में, जब आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा खत्म होगी। तो उस समय तक हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा इतिहास, पूरा सामाजिक विज्ञान अच्छे से पढ़ ले और समझ ले, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप काम कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आइए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोस में हमने साम्यवाद तथा समाजवाद को पढ़ना शुरू कर दिया था, और उसी क्रम में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है वो है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। जानते हैं बच्चों, बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें 20 नंबर के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपका लक अच्छा रहा और जैसा कि पैटर्न चलता है बिहार बोर्ड का, उस पैटर्न के अनुसार इस चैप्टर के सिर्फ इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, ये सब देखिए बीच बीच में ये सारे सब्सक्राइबर हमारे आ जा रहे हैं, पता नहीं कहां से, आप ही लोग बस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहां थे? हम यहां पर थे कि इस टॉपिक से सिर्फ 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पूरे इतिहास से 20 नंबर और इस टॉपिक से कभी कभी 5 नंबर। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बोल्शेविक क्रांति के कारण बताइए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो बोलता है बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव बताइए। ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन के अलावे इस टॉपिक के अंदर जो छोटी छोटी घटनाएं हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, उन घटनाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जार निकोलस द्वितीय कौन था, खूनी रविवार क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, नवंबर क्रांति क्या है, इन सारे घटनाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं बोल्शेविक क्रांति को। बोल्शेविक क्रांति ने यूरोप में या रूस में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं किया, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता समाज के एक ऐसे वर्ग के पास आई जिसके पास संसाधन और शक्तियां सीमित थी, और उस वर्ग को कहा जाता है सर्वहरा वर्ग। तो पहला एक सवाल आ जाता है कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का ऐसा वर्ग जिसमें छोटे किसान, मजदूर, थोड़े पढ़े लिखे लोग, लेखक वगैरह लोग आते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वहरा वर्ग। तो उस बोल्शेविक क्रांति ने विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा संभावना क्रिएट किया कि जो सत्ता थी, सत्ता सर्वहरा वर्ग के हाथों में आ गई। तो इसके बहुत सारे कारण थे। इसका जो पहला कारण था, उस पहला कारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो सबसे पहला कारण होता है, याद रखिएगा, कहीं भी अगर क्रांति हो रही है तो उस क्रांति के पीछे का कारण है वहां का राजा, क्योंकि राजा जब तक बकलोल नहीं होता है तब तक वहां पर क्रांति नहीं होती है। तो यहाँ का भी राजा बकलोल था, ठीक है। और राजा के बारे में लिखेंगे, जो पहला पॉइंट लिखेंगे, जार। जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। आइए इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। अगर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे कि बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या है, तो हम आपको करीब करीब 8-9 कारण बताएंगे जो आपकी पुस्तकों में दी हुई हैं। लेकिन आप अपने मन से, अपने पसंद से किसी 5 कारणों को लिख लेंगे। हेडिंग बना दीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 आप हेडिंग डालिएगा जार का निरंकुश शासन, और इसके अंदर एकदम आराम से राई का पहाड़ बना के लिख दीजिएगा। तो आइए समझते हैं जार क्या है। जार वो नहीं जिसमें आप मुरब्बा रख के खाते हैं, ये नहीं। रूस में राजा का मतलब जार होता है। यहां पर लिखते चलते हैं हम लोग। जार का मतलब, जार का अर्थ रूस में शासक होता है, यानी कि वहां के राजा को जार कहा जाता है। और हमारे यहाँ उस डब्बे को कहा जाता है जहां पर हम लोग अचार रखते हैं या मुरब्बा रखते हैं, उसको कहा जाता है। लेकिन उसी जार को वहां पर शासक कहा जाता है, शासक कहा जाता है। तो आखिर ये जो जार है, ये क्रांति का कैसे कारण बन गया? क्योंकि पहली बात तो ये निरंकुश था, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं चलता था। और दूसरा, ये अयोग्य था, इसमें योग्यता ही नहीं थी कि वो रूस जैसे बड़े देश को, इतने बड़ी राज्य को संभाल पाए, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। तो कौन वो राजा था? उस समय रूसी क्रांति के समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? क्रांति के समय
रूस का शासक जार निकोलस सेकंड, वन नहीं, ठीक है ना, जार निकोलस सेकंड था, ठीक है। और ये जिस वंश से बिलोंग करता था उस वंश का नाम है रोमनो वंश, रोमनेव वंश। याद रखिएगा, रूस में किस शासक वंश की शासन थी क्रांति के समय? तो रोमनेव वंश। और कौन राजा था? तो जार निकोलस द्वितीय। अब ये बेचारा निरंकुश तो था ही, ये किसी की बात नहीं मानता था, अपने आसपास इतने सारे मतलबी लोगों को बिठा के रखा था जो इनको सिर्फ अपने मतलब की सलाह देते थे, जिससे अब जाहिर सी बात है कि अगर अपने पास जब तक आप निंदक नहीं रखिएगा, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, तो जब तक आपके आसपास निंदक नहीं रहते हैं तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। अगर आप अपने आसपास चापलूस को रखेंगे तो आपका विनाश ही होगा। तो इस जार निकोलस ने भी अपने आसपास सिर्फ चापलूसों को भर रखा था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह निरंकुश भी था और अयोग्य था, ये किसी की बात नहीं मानता था, जनता बिल्कुल त्राहिमाम थी, जनता परेशान थी, तो एक दिन खिसिया के राजा को कूट दी। तो आप लिख सकते हैं कि रूस में जार का मतलब होता है शासक। क्रांति के समय रोमनेव वंश का शासक था जिसका राजा जार निकोलस द्वितीय था, जिसने अपने आसपास सिर्फ गलत सलाह देने वाले सलाहकारों को नियुक्त किया था, जिससे कि राजतंत्र की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी और जनता परेशान थी, इसलिए उनके पास क्रांति के सिवा और कोई कारण नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो एक पॉइंट हमने समझ लिया। अब दूसरे पॉइंट को हम, आइए बच्चों, अब हम दूसरे कारण को देखते हैं जिस कारण ने रूस में क्रांति करवाया। और वो जो दूसरा कारण था वो है कृषकों की दयनीय स्थिति। बिल्कुल एकदम दयनीय स्थिति थी, कोई देख लेता तो दया आ जाता था। दयनीय स्थिति, ये स्थिति कैसे हुई? तो जानते हैं, रूस की जो अधिकांश जनता थी वो हम भारतीय की तरह कृषक थी, वो भी खेती करते थे, आज भी खेती करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम क्रांति के समय की सिचुएशन को पढ़ रहे हैं तो वो लोग भी कुदारी उदारी लेके आराम से जमीन खोदते होते थे, जमीन को खोदने का इनका काम था, ठीक है। रूस की अधिकांश जनता क्या थी? कृषक थी, और वो अपनी जमीनों पर पुराने ढंग से खेती करते थे। और जानते ही हैं खेती में कितना फायदा होता है। तो 1861 में जार अलेक्जेंडर ने कृषक दास्ता समाप्त कर दिया था, वहां का राजा था अलेक्जेंडर, उसने कृषक दास्ता को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पुराने खेत पे पुराने तरीके से खेती करना पड़ता था, फायदा होता नहीं था। तो अब उनका एक ही उद्देश्य है, एक काम किया जाए, राजा को मार के भगाया जाए, क्योंकि अगर राजा को मार के भगा दिए तो हो सकता है हमारी स्थिति अच्छी होगी। तो आइए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं कि रूस की अधिकांश जनता कृषक थी, जहां वे पुराने ढंग से खेती करते थे। अब पुराने ढंग से खेती करेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे जी? पुराने ढंग से खेती, सॉरी करते थे ना जी, है लिख दिए, करते थे। 1861 में जार अलेक्जेंडर ने कृषक दास्ता समाप्त की थी कि कृषि में दास्ता का कोई नियम नहीं रहेगा, फिर भी वहां के किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई। तो उनके पास एक ही रास्ता, चलो राजा को पीट के आया जाए, राजा को मार के भगा दिया जाए, जार को जरा दिया जाए सच में, ठीक है। जहां वे पुराने, हाँ लिखेंगे 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर होता है बाबू, अलेक्जेंडर ने कृषक दास्ता समाप्त कर दी, फिर भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हुई, फिर भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हुई। बेचारे के पास एक ही रास्ता, चल के जा पीट दीजिए, ठीक है। तो दूसरा कारण आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि रूस में कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूस की अधिकांश जनता कृषक थी, वो अपने खेतों पे पुराने ढंग से खेती करते थे। 1861 में जार अलेक्जेंडर ने
कृषक दास्ता समाप्त की, फिर भी उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई। और तो ये लोग कर्ज के बोझ से भी दबे हुए थे, तो रास्ता नहीं था, तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, राजा को मार के भगाइए। आइए अपने तीसरे कारण को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन बनाते हैं, सीमा रेखा। और तीसरे कारण, सिर्फ कृषक ही परेशान नहीं है, एक और समाज परेशान है, और उस समाज का नाम है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति, ये भी परेशान। अब बताओ, जिस समाज का मजदूर और किसान दो लोग परेशान है, समझिए कि वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कृषक तो परेशान है, मजदूर भी परेशान है। कैसे परेशान है? तो मजदूरों को काम ज्यादा करना पड़ता था और वेतन कम मिलता था, और तो उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, और वो कर्ज के दो बोझ में भी दबे हुए थे। उनके पास अपना खेत भी नहीं था, चलिए भाई खेती कर लिया जाए। उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, राजा को मार के भगाओ। ठीक है, लिख देंगे कि मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, उन्हें काम अधिक करना पड़ता था और वेतन कम मिलता था। वेतन यानी मजदूरी, वेतन कम मिलता था, और तो और वे कर्ज के बोझ से भी दबे हुए थे। कर्ज के बोझ से भी दबे हुए थे। ठीक है, तो मजदूरों की दयनीय स्थिति में आप इतना लिख सकते हैं। आइए अपने चौथे कारण को देखते हैं। आइए बच्चों, चौथे कारण को देखते हैं, जिसने रूस के राजा को मार के भगाने में मदद किया। मतलब सही में मार के भगाने में नहीं, क्रांति करने में मदद किया। यानी कि रूस की जो क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, उस क्रांति को करने में मदद किया। हाँ, रूस में क्रांति 2-3 बार हुई थी, 2 बार। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं उन्हें भी हम समझेंगे, पहले कारण तो समझ लें, उसके बाद किसे कहते हैं, क्योंकि कैलेंडर का कुछ हेर फेर था, ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर। अभी हिंट दे रहे हैं, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चौथे कारण को देखते हैं। और हमारा जो चौथा कारण था वो था औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, बताइए, जिस औद्योगिकरण ने विश्व के सारे देशों को प्रभावित किया, उसने यहां पर समस्या क्रिएट कर दिया। जानते हैं कैसे? क्योंकि जो पश्चिमी देश, अब यहां पर पश्चिमी देश कहने का मतलब कि यूरोप के जो बाकी देश थे, रूस भी यूरोपीय देश है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में पड़ता है, तो इसलिए यूरोपीय देश कहने का मतलब कि यूरोप की बात है, सॉरी, पश्चिमी देश कहने का मतलब यूरोप की बात हो रही है। तो यहाँ का जो औद्योगिकरण था ना, यानी कि रूस का औद्योगिकरण, ये यूरोपीय देशों से अलग था। वहां पर हर जगह लग रही थी, लेकिन रूस में जो कंपनीज लग रही थी वो एक विशेष स्थान पर लग रही थी, और उनके पास अपना पैसा नहीं था, सारा विदेशी पूंजी लाकर ये कंपनी लगाते थे। तो जाहिर सी बात है, जहां आप दूसरे के भरोसे पर रहेंगे तो फिर गड़बड़ तो होगी। विदेशी पूंजी के भरोसे पर रहेंगे, विदेशी पूंजी कभी ना कभी आपको धोखा तो देगी। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि यहाँ का जो औद्योगिकरण था, रूस का औद्योगिकरण यूरोप से भिन्न था, यूरोप से भिन्न था, यानी अलग था। ठीक है, यहां विदेशी पूंजी का भी अभाव था, विदेशी पूंजी का भी अभाव था। अब बताइए, आपके पास खुद का पैसा है नहीं, विदेशों से पैसा लेकर आ रहे हैं और कंपनी लगा रहे हैं, एक दिन विदेश पैसा देने से मना कर दिया तो क्या करेंगे आप? आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, और कंपनी बंद हो जाएगी तो आप भूखे हाल फटे हाल हो जाइएगा, और जब फटे हाल हो जाइएगा तो राजा से बोलिएगा, राजा हमें जॉब दीजिए, हमें काम दीजिए। राजा काम नहीं देगा तो राजा को आप पीटने चले जाइएगा। तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण की समस्या ने भी रूस में क्रांति को जन्म दिया। चलिए आज का पांचवा और अंतिम कारण को हम देखते हैं, जिसका, आइए बच्चों, आज के आखिरी कारण को हम देखते हैं।
आज का ये आखिरी कारण है, ना कि आपके इस क्रांति के आखिरी कारण है। इस क्रांति की ये 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। इसके साथ साथ 3 ऐसे भी कारण हैं जो विदेशी घटनाएं हैं। विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव रूसी क्रांति में हुआ था। तो उन 3 कारणों को और एक तत्कालीन कारण, यानी वो कौन सी कारण थी जिसके बाद रूस की जनता एकदम बिल्कुल भड़क गई, राजा को कूटने के लिए एकदम दौड़ गई, उसे बोलते हैं तत्कालिक कारण, यानी वो घटना जिसकी वजह से तुरंत रिएक्शन लोग करने लगे। तो उन 4 घटनाओं को हम अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको तो देख लें, ठीक है। 4 नहीं, शायद 3 ही है, 3 या 4 जो भी होंगे उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। रूसीकरण की नीति क्या है? तो रूसीकरण की नीति समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रूस था क्या। जो रूस था ना, सोवियत रूस कहा जाता था। तो सोवियत रूस विभिन्न जातियों का देश था। रूस विभिन्न जातियों का देश था, ठीक है। यहां पर मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे, मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रहते थे, इसमें कुछ और अन्य जातियां भी थी। अन्य जातियां जैसे फीन, कोल, जर्मन और यहूदी, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी होंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण थे, ठीक है। ये भी लोग रहते थे। लेकिन ये सारे जो अल्पसंख्यक लोग थे ना, ये जार निकोलस द्वितीय से परेशान थे, क्योंकि वो बौराहा था। आपको मैंने पहले ही कारण बताया था, उसके आसपास सारे चापलूस लोग भरे हुए थे। तो बौराही में उसने क्या किया? रूसीकरण की नीति लागू की। ये सारे लोग किससे परेशान थे? जार निकोलस से। जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी रूसीकरण की नीति से परेशान थे। तो रूसीकरण की नीति क्या थी? ये नीति कहती थी कि अगर आप रूस में रहते हैं तो आपको रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी खान पान आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन सी बात थी कि आप रूस में रहते हैं तो रूसी, जैसे आपसे कह दिया आप भारत में रहते हैं तो आप भोजपुरी ना बोलिए। बताइए, अब बिहार के लोग हमने की भोजपुरी ना बोले के, ये कौन सा बात हुआ? तो वही बात यहाँ पर थी। यहाँ के लोग बोलते थे, जब जार निकोलस ने रूसीकरण की नीति लागू की और उसने बोला कि रूस के लोग सिर्फ रूसी भाषा बोले, रूसी संस्कृति को फॉलो करें, रूसी त्योहार को फॉलो करें, लेकिन इन जातियों को, खासकर जो अल्पसंख्यक थे, फीन, कोल, जर्मन, यहूदी, इनकी अलग संस्कृति थी, इनकी अलग भाषा थी, अलग पद्धति थी पूजा की, सारे अलग। लेकिन जब इन पर थोपने का प्रयास किया गया रूसीकरण की नीति, तो लोग परेशान हो गए, बिल्कुल गुस्से में हो गए। क्योंकि इंसान से हर चीज छीन लेना, लेकिन किसी इंसान से उसका धर्म और उसकी भाषा छीनने की कभी कोशिश मत करना, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। इंसान के लिए धर्म और भाषा सबसे जरूरी चीज है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज इंसान के लिए धर्म और भाषा है। तो उसके बाद किया क्या कि 1863 ईस्वी में पोलो नाम के व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया। पोलो ने विद्रोह कर दिया, इस नीति में विद्रोह कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस रूसीकरण की नीति ने लोगों को राजा के खिलाफ एक करने में मदद किया। राजा को भगाने के जो फैसला लेना था लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं एक किया। तो अब तक हमने आज 5 कारणों को देखा। पहला कारण थोड़ा रिकॉल कीजिए, जार का निरंकुश तथा अयोग्य शासन। दूसरा हम लोग ने देखा कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा हमने देखा मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा का हमने देखा औद्योगिकरण की समस्या। और 5वां हमने कारण देखा रूसीकरण की नीति। तो इन 5 कारणों को मैं आशा करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले कारणों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।